दोस्तों कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सत्ता की कुर्सी ऐसी चीज है कि इंसान पानी ही नहीं पूरे समंदर से दुश्मनी मोल लेने को तैयार हो जाता है। जैसे ही किसी नेता को पहली बार कुर्सी मिलती है, उसे लगने लगता है कि अब वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। अब वो जो चाहे कर सकता है। अब उसके सामने कोई दीवार नहीं, कोई रोक नहीं, कोई सीमा नहीं। लेकिन यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। और कुछ ऐसा ही हाल हुआ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ। जब पहली बार उन्हें सत्ता की बागडोर सौंपी गई तो वो सच में मान बैठे कि अब पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। उन्हें लगने लगा कि वो अब सिर्फ बांग्लादेश के नेता नहीं हैं, बल्कि किसी सुपर पावर के प्रतिनिधि बन चुके हैं। भारत से टकराव शुरू हुआ, बयान बदले, तेवर बदले, और ऐसा लगने लगा जैसे वो बांग्लादेश के नहीं बल्कि अमेरिका के मुखिया हों। लेकिन सत्ता का नशा ज्यादा देर टिकता नहीं। हकीकत धीरे धीरे सामने आती है और भारत ने सिर्फ कुछ ही महीनों में उनकी पूरी गलतफहमी जमीन पर पटक दी। असल में मोहम्मद यूनुस को सिर्फ 1 साल के लिए बांग्लादेश की कमान दी गई थी। ये कार्यकाल 8 अगस्त को खत्म हो चुका है। इसके बाद बांग्लादेश की सियासत में भूचाल आ गया। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। शहर शहर नारेबाजी, जगह जगह प्रदर्शन, जनता का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मोहम्मद यूनुस इस कुर्सी से चिपके क्यों बैठे हैं? आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि इसी बीच कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिनसे तस्वीर धीरे धीरे बिल्कुल साफ होने लगी है। पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले तो चलिए इसे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब जरा पीछे चलते हैं। जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो उन्हें देश छोड़ने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया। एक चुनी हुई प्रधानमंत्री, एक मजबूत सरकार, और बस एक झटके में सब कुछ खत्म। उसी दौरान बांग्लादेश के स्टूडेंट यूनियन और कुछ ताकतवर गुटों ने मिलकर एक हैरान करने वाला फैसला लिया। देश की कमान 1 साल के लिए फ्रांस में रहने वाले बांग्लादेशी मूल के मोहम्मद यूनुस के हाथ में सौंप दी गई। दलील ये दी गई कि यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, दुनिया में उनका नाम है, अनुभव है, समझ है, और वही बांग्लादेश को नई दिशा दे सकते हैं। लोगों ने भी उम्मीदें पाल लीं। जनता को लगा कि अब शायद उनके देश की हालत सुधरेगी, अर्थव्यवस्था संभलेगी, हालात बदलेंगे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली, सब कुछ उल्टा होने लगा। कुर्सी पर बैठते ही उनका दिमाग बदल गया। जहां उन्हें देश जोड़ना था, वहां उन्होंने देश को बांटना शुरू कर दिया। जहां उन्हें भारत से रिश्ते संभालने थे, वहां उन्होंने भारत से मोर्चा खोल लिया। शुरू में भारत ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई। भारत ने सोचा कि शायद ये अस्थायी दौर है, शायद हालात खुद संभल जाएं। लेकिन जब बात हद से बाहर निकलने लगी तो भारत ने भी पलटवार शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जिस मोहम्मद यूनुस को देश की तरक्की की उम्मीद मानकर सत्ता सौंपी गई थी, वही मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को तेजी से बर्बादी की ओर ढकेलने लगे। अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी, व्यापार प्रभावित होने लगा, निवेश रुकने लगा, आम आदमी की कमर टूटने लगी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि अब जनता सड़कों पर उतर आई। हर तरफ यूनुस के खिलाफ नारे लगने लगे। और तभी हुआ सबसे बड़ा धमाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिससे पूरे देश में तूफान आ गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर गई थी तो उन्होंने आज तक अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा ही नहीं। राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि शेख हसीना ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दिया था। अब जरा सोचिए, अगर ये बात सच है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पर मोहम्मद यूनुस की पूरी सरकार ही असंवैधानिक बन जाती है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को नहीं सौंपती, तब तक कोई नया प्रधानमंत्री शपथ ले ही नहीं सकता। यानी यूनुस के सारे फैसले, भारत के खिलाफ उठाए गए सारे कदम, विदेश नीति के सारे समझौते, सब कुछ एक कागज से भी कम कीमत के हो सकते हैं। यहीं से बांग्लादेश की राजनीति में एक नया तूफान उठना तय हो गया। इसका असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा नई दिल्ली तक पहुंचेगा, क्योंकि अब मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी तलवार लटक रही है। अगर राष्ट्रपति की बात सच साबित होती है तो यूनुस को तुरंत कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उन्हें वहीं लौटना पड़ेगा जहां से आए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खतरा तो अभी बाकी है। अब सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल यह है कि अगर ये सरकार सच में असंवैधानिक है तो फिर चीन और पाकिस्तान के साथ मोहम्मद यूनुस के बढ़ते रिश्ते क्या संकेत दे रहे हैं? भारत के खिलाफ उठाए गए कदम आखिर किस इशारे पर उठाए जा रहे हैं? क्या यूनुस अपने फैसले खुद ले रहे हैं या फिर कोई और ताकत पर्दे के पीछे से पूरी स्क्रिप्ट लिख रही है? दरअसल बांग्लादेश में जिस तरह से भारत विरोधी माहौल तैयार किया गया, वो कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी।
शेख हसीना लगातार भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रही थीं। व्यापार बढ़ रहा था, सुरक्षा सहयोग बढ़ रहा था, कूटनीतिक तालमेल मजबूत हो रहा था। यही बात बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी गुटों को कभी रास नहीं आई। जमात इस्लामी और खालिदा जिया की पार्टी को ये सब खटकता रहा। शेख हसीना सरकार को हटाने की पटकथा कहीं न कहीं भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर लिखी गई। मोहम्मद यूनुस को एक कठपुतली की तरह आगे लाया गया, उन्हें सत्ता सौंपी गई और साफ साफ संकेत दिए गए कि हर कदम भारत के खिलाफ होना चाहिए। और यूनुस ने वही किया। भारत से रिश्ते बिगाड़े, बयानबाजी की, जबकि दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाते चले गए। यहीं से खेल और ज्यादा खतरनाक हो गया। चीन ने बांग्लादेश को एक अहम मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी डील, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पोर्ट, रेल, सड़कें, हर जगह चीन की पकड़ मजबूत होती चली गई। ये भारत के लिए सीधा खतरा बन गया, क्योंकि चीन पहले से ही अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता रहा है, लद्दाख में तनाव बनाए रखता है, और अब बांग्लादेश में उसकी पैठ भारत की सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकती है। इसी बीच जो घटना चटगांव पोर्ट पर हुई, उसने खतरे की घंटी और तेज कर दी। चीन की नौसेना का एक जहाज बांग्लादेश के इस अहम बंदरगाह पर आकर ठहरता है। बाहर से इसे सामान्य दौरा बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे की साजिश को नजरअंदाज करना खुद को धोखा देने जैसा है। क्या चीन बंगाल की खाड़ी के पास अपनी नौसैनिक मौजूदगी मजबूत करना चाहता है? क्या वो भारत के प्रभाव को इस पूरे क्षेत्र से धीरे धीरे खत्म करना चाहता है? अगर ऐसा हुआ तो उसका असर सिर्फ भारत बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा दक्षिण एशिया इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए ये सिर्फ साझेदारी नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन बदलने की तैयारी का सीधा संकेत है। यूनुस का वो बयान आज भी भारत के दिमाग में गूंजता है, जब उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से होकर चीन और बांग्लादेश को जोड़ने की बात कही थी। इसका मतलब सिर्फ सड़क या व्यापार नहीं था, इसका मतलब था भारत की रणनीतिक कमर तोड़ना। जबकि सच्चाई यह है कि 1971 से लेकर आज तक भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। हर युद्ध में, हर संकट में, हर आपदा में भारत उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन आज उसी भारत के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। अब जब राष्ट्रपति के खुलासे सामने आ चुके हैं, तो यूनुस सरकार के सारे फैसले पूरी तरह संदिग्ध हो चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस सरकार को हटाएगा कौन? शेख हसीना देश छोड़ चुकी है, यूनुस कट्टरपंथी ताकतों के सहारे खड़े हैं, और 1 साल से ज्यादा वक्त भी पूरा हो चुका है। ऐसे में ये सरकार वैसे भी असंवैधानिक मानी जाएगी। लेकिन जिस देश में न कानून की ताकत बची हो, न चुनी हुई सरकार हो, वहां हालात किस दिशा में जाएंगे ये कहना नहीं, डरावना है। इधर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आने वाले समय में वहां के आम लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी भारी पड़ सकता है। भारत से दुश्मनी करके बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और इसमें मोहम्मद यूनुस से ज्यादा उन कट्टरपंथी ताकतों का हाथ है जो लगातार भारत के खिलाफ नफरत की आग भड़का रही हैं। यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी बांग्लादेश पर टिक चुकी हैं। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, हर तरफ चिंता बढ़ रही है। अब भारत के पास भी सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, बांग्लादेश से सभी तरह के संबंध तोड़कर सीमा पर चौकसी और सख्त कर दी जाए। दूसरा, अगर हालात पूरी तरह बेकाबू हुए तो भारत को सख्त से सख्त फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब हालात हाथ से निकलते हैं तब फैसले मेज पर नहीं, मैदान में होते हैं। और अगर बांग्लादेश में यही खेल चलता रहा, यही साजिशें चलती रहीं, यही भारत विरोध चलता रहा, तो आने वाला वक्त सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा भूचाल लेकर आएगा।